रिजर्वेशन यानी आरक्षण पर इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली, अपनी राय पूरा पर्सपेक्टिव समझने के बाद ही बनाइएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स आपका ही है। दूसरा, मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। इस कहानी को पूरी वीडियो में अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही कहानी आपको समझाएगी कि रिजर्वेशन कैसे एक मल्टी डायमेंशनल टूल है। चलिए कहानी पर आते हैं। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एग्जाम दिए और मार्क्स भी लगभग बराबर आए। जब एडमिशन की लिस्ट आई, रमेश का नाम थोड़ा नीचे था और सुरेश का ऊपर था। सिस्टम में कुछ सीट्स अलग तरीके से अलॉट होते हैं उन बच्चों के लिए जिनके परिवार पहले शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं से वंचित था। सुरेश उस ग्रुप से था, इसीलिए उसके लिए एक सीट सिक्योर हो गई। रमेश को अपनी जगह के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ा। फिर आती है दूसरी कहानी। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश एक गरीब अनरिजर्व्ड किसान परिवार से था, जहां पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। दिन रात मेहनत करके उसने एग्जाम की तैयारी करी थी। और वहीं सुरेश एक रिजर्व्ड परिवार से था, जहां पिताजी सरकारी नौकरी में थे और घर में सुविधाएं भी थी। उसने एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू की और जब रिजल्ट आया, रमेश के मार्क्स ज़्यादा थे और सुरेश के कम। फिर भी एडमिशन लिस्ट में रमेश को सीट नहीं मिलती और सुरेश का नाम ऊपर आ गया। और यहीं पर सवाल उठता है, जो व्यवस्था बराबरी लाने के लिए बनाई गई थी, कि आज सच में उसका फायदा उन तक पहुंच रहा है जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि इस कहानी में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का असली मकसद इक्वालिटी स्प्रेड करना था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत में। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। आखिर असल मायनों में ये रिजर्वेशन है क्या? इस कॉन्सेप्ट ने 3 सेक्शन फॉर्म करे इनिशियल लेवल पे। पहला, स्केड्यूल कास्ट, एससी। ये वो लोग हैं जिनको पहले अनटचेबल्स कहते थे, मतलब कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे थे और बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। फिर आता है स्केड्यूल ट्राइब्स, एसटीज। ये इंडिजिनस या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग थे जो जंगलों में, रिमोट एरियाज में रहते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से ऑलमोस्ट कट ऑफ ही रहते हैं। उसके बाद आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज। ये वो कास्ट है जो स्पेशली बैकवर्ड है, मतलब उन्हें एजुकेशन या जॉब्स में हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज मिला है, लेकिन एसटी एससी जैसा एक्सट्रीम नहीं। आरक्षण का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, इसकी जड़ें कुछ 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब लोगों ने महसूस किया कि देश की पावर, एजुकेशन और वेल्थ पर कुछ गिने चुने लोगों का ही राज है। 1882 में पहली बार महात्मा ज्योतिराव फूले ने हंटर कमीशन के आगे गवर्नमेंट जॉब और फ्री एजुकेशन में रिजर्वेशन का आइडिया रखा था, लेकिन इस आइडिया को ज़मीन पर उतारने वाले पहले शख्स थे कोल्हापुर रियासत के महाराजा छत्रपति साहू। 1902 में उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50% रिजर्वेशन शुरू किया। उसके बाद 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलित के लिए अलग से इलेक्शन होने का सिस्टम था। इससे एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका पूरा सपोर्ट किया। उनको लगा कि पॉलिटिकल पावर के बिना दलित आगे नहीं बढ़ सकते। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक नया समझौता पैदा किया, जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया। इस पैक्ट के अनुसार सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया तो छोड़ दिया गया, लेकिन दलित के लिए सीट 80 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इसने ही आगे चल के आज़ाद भारत में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की नींव रखी। 1950 में जब भारत का संविधान बना तो इसमें आरक्षण को एक अहम हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 15(4) और 16(4) और 15(a) जैसे प्रोविजन ने देश की सरकार को ये पावर दी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एसटी एससी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। और ये एक रात में नहीं हो गया, इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जैसे ऐसे कई बड़े पॉलिटिशियंस की मेहनत और प्रोटेस्ट है, जिन्होंने सच में वो डिस्क्रिमिनेशन सहा था। पहले लेजिस्लेटिव बॉडीज में सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन इसकी जरूरत कभी खत्म होती दिखी नहीं, इसलिए हमारे राजनेताओं ने इसको हर 10 साल बाद कंटिन्यू करने का फैसला लिया। एससी और एसटी के बाद देश में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ने लगी। इस डिमांड को समझने के लिए कई कमीशंस बनाई गई, जैसे 1970 में मुंगेरी लाल कमीशन। उन्होंने 128 बैकवर्ड कम्युनिटी आइडेंटिफाई करी, जिसमें 94 मोस्ट बैकवर्ड पाई गई। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससीज
SCs और STs के लिए भी क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी है ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा सही लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा 2017 में रोहिणी कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए OBC में, क्योंकि 97% सीट बस 10% पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है, लेकिन अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में प्रमोशन में रिजर्वेशन को गलत माना था, लेकिन सरकार ने 77th, 81st, 82nd और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके SCs और STs के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन फिर से शुरू कर दिया। वैसे मुझे इसकी कोई खास जरूरत लगी नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने करा है तो ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। फिर 2019 में सरकार ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 10% रिजर्वेशन शुरू किया। ये रिजर्वेशन कास्ट के बजाय इकोनॉमिक स्टेटस पर बेस्ड था। इसका मकसद जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को मौका देना था। नीचे दी गई टेबल में देखिए कि आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हो कि सबसे पहले SC कैटेगरी है, जिनको 15% का रिजर्वेशन मिलता है, 19.65 की इनकी पॉपुलेशन है और 17 से 18% इनका रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो हायर जॉब्स में कम है, मतलब जो ग्रेड A की जॉब्स है उसमें कम है। फिर आता है ST, जिसकी 7.5 रिजर्वेशन है, 8.6% की इनकी पॉपुलेशन है और वहीं 7 से 8% इनका रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि ट्राइबल एरियाज में और ज़्यादा इनके पास वैकेंसीज हैं। उसके बाद आती है OBC, जिनका 27% का रिजर्वेशन है, 41 से लेकर 52% तक की इनकी पॉपुलेशन है, 20 से 25% तक का इनका रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि लोअर मतलब B, C, D ग्रेड जॉब में ज़्यादा है, हायर पोस्ट जो ग्रेड A की जॉब्स है उसमें कम है। फिर आता है जनरल और EWS, जिनको 10% प्लस जो EWS का रिजर्वेशन है, 30% इनकी आबादी है जो कि नॉन रिजर्व्ड है और वही 50% से भी ज़्यादा इनका रोल है जो कि ग्रेड A की हायर जॉब्स में। कुछ सोर्सेज में नंबर थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट पार्ट। हमने आरक्षण की पूरी कहानी जान ली, पर क्या इसका फायदा सच में हुआ है? क्या रिजर्वेशन ने सच में उन लोगों की मदद की है जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर इसका फ़ायदा कुछ फिक्स्ड पहले से ही डेवलप्ड लोगों तक ही पहुंचा है? रिसर्च एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट कुछ ही फैमिलीज में कंसंट्रेट हो गया है, जिससे उन कम्युनिटीज़ के अंदर ही एक क्रीमी लेयर बन गई है। ये फैमिलीज पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फ़ायदा उठाती जा रही हैं, जबकि सबसे ज़रूरतमंद लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे लैंडलेस, दलित एंड रूरल पुअर, जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के साथ एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। उनके साथ ही कुछ कमज़ोर ट्राइबल ग्रुप जैसे जरवा, बैगा, सहारिया, जो डेवलपमेंट से अलग हो गए। फिर डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स लेबल किया था, जो अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस और कास्ट सर्टिफिकेट इशू से सफ़र करते हैं। फिर आते हैं अर्बन स्लम ड्वेलर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके पास ना लैंड है, ना स्टेबल जॉब, ना कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेस। इन लोगों तक तो असली रिजर्वेशन आज तक पहुंचा ही नहीं। UGC की 2023 की एक रिपोर्ट जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में भी इंक्लूड करी थी, उसके अनुसार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों SC, ST और OBC फैकल्टी पोस्ट खाली पड़े हैं। इसके बावजूद नॉन रिजर्व कैंडिडेट को सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि वैकेंसी को नेक्स्ट ईयर के लिए होल्ड कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है, अगर रिजर्व सीट भरी नहीं जा रही तो क्या वो नॉन रिजर्व कैंडिडेट को मिलनी चाहिए? बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रेड A पोस्ट पर 70% से ज़्यादा कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से ही क्यों होते हैं? क्या ये रिजर्व कैंडिडेट के कैलिबर पे क्वेश्चन है, या एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन में कोई फॉल्ट है जो हमें दिखा नहीं कभी? हमने लास्ट कुछ सालों के UPSC रिजल्ट भी निकाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। वहीं ग्रुप B, C, D में SC, ST का रिप्रेजेंटेशन उनके परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन से मैच होता है, कभी ऊपर नीचे भी चलता है, पर OBC का रिप्रेजेंटेशन बस 21% ही है, जो उनके 27% रिजर्वेशन मार्क को भी फुलफिल नहीं करता। और इसका रीज़न अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बताया जा रहा है। आज लोग इस सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, जैसे एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि आरक्षण का बेस कास्ट की जगह इनकम हो। उनका मानना है कि गरीबी किसी कास्ट तक लिमिटेड नहीं है, और वहीं वन जनरेशन रिजर्वेशन वाले भी हैं कुछ। एक बार जब किसी फैमिली को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाए तो उसके बच्चों को ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि बेनिफिट सब तक पहुँचे। इन सब मांगों से ये साफ है कि रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत में सही हुआ था, पर उसको समय के साथ चेंज नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि आज ट्रूली नीडेड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ तक रिजर्वेशन पहुँच ही नहीं रहा है।
आज़ादी के 69 साल बाद भी अगर ये व्यवस्था समाज का विकास ठीक से नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम ही खोखला है। रिजर्वेशन का मकसद किसी को पीछे ढकेलना नहीं बल्कि सबको आगे बढ़ाना था, लेकिन अगर ये सिस्टम सिर्फ किसी की कास्ट देखकर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को पीछे करता है तो ऐसी व्यवस्था को अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर कहा जा सकता है। अंत में यही कहूंगा कि रिजर्वेशन एक दो धारी तलवार है। इसने एक तरफ मौके दिए तो दूसरी तरफ कई लोगों को उससे वंचित भी किया। इसने बहुत सी जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव दिए लेकिन कई लोगों के लिए दर्द और निराशा भी पैदा करी। अब सवाल ये नहीं है कि आरक्षण सही है या गलत, बल्कि ये है कि क्या ये अपने मकसद को सही ढंग से पूरा कर रही है। आपका क्या मानना है? अपना अनुभव और विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तब तक मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले केस स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।